बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में एग्जांपल नंबर 30 को डिस्कस करने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 30 में प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 इन अकॉर्डेंस विद IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। मतलब प्रॉफिट से हम लोगों ने इसका स्टार्ट करना है। तो आपने डाटा देखना है कि हमारे पास डाटा किस किस्म का है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बिल्कुल डिफरेंट टाइप का डाटा गिवन है, डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया गया है डाटा। इससे पहले क्या होता था कि आपको बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह बना के दे दी जाती थी और एडिशनल इंफॉर्मेशन होती थी, हम वहां से एक्सट्रैक्ट किया करते थे इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपसे कहा गया है कि जूनियर अकाउंटेंट्स ऑफ ग्रोम लिमिटेड हैज प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। मतलब अब जूनियर अकाउंटेंट है हमारा, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे साथ ना ऐसे इश्यूज आते हैं कि जब इंशाल्लाह आप लोग CFO बन के बैठे हुए होंगे और आपके नीचे एक टीम काम कर रही होगी, आपके जूनियर्स होंगे, तो जो न्यू पर्सन होता है ना, न्यू अकाउंटेंट आता है, तो उसने तो अपनी तरफ से बना के दे देनी है चीज, वो अपनी तरफ से उसको ठीक भी करेगा। लेकिन जब आपके पास वो स्टेटमेंट पहुंची ना, उसने अब आके आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाई। उसने कहा देखें जी, ये मेरे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है। क्या कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसने कहा इंक्रीज रिटेन अर्निंग में जो इंक्रीज आया उसने वो रिकॉर्ड कर दिया। इंक्रीज इन डिविडेंड पेएबल, इंक्रीज इन नेट टू ट्रेड रिसीवेबल्स और इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्रूड, वो उसने रिकॉर्ड की। ये सारी वैल्यूज आ गई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कहते हैं इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, इंक्रीज इन इक्विपमेंट, डिक्रीज इन इन्वेंटरी एंड डिक्रीज इन टैक्स पेएबल, वो रिकॉर्डिंग हो गई। फिर कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाकर उसने शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम में इंक्रीज को रिकॉर्ड किया। लॉन्ग टर्म लोन में डिक्रीज आया, उसने वो रिकॉर्ड कर दिया। इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेएबल्स वो रिकॉर्ड किए। तो टोटल उसने बताया डिक्रीज इन कैश बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर 350 का हुआ। ओपनिंग कैश बैलेंस हमारे पास 450 था और क्लोजिंग हमारे पास 100 आ गए। उसने अपनी तरफ से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे दी। अब अगर आप लोग लास्ट की 3 चीजों के अलावा कहीं भी देखें ना, तो कुछ भी ठीक नहीं नजर आ रहा। मतलब उसने काफी सारी मिस्टेक्स की हुई हैं उसे। मतलब जैसा कि उसने यहाँ पर अगर आप लोग देखें इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, ये हमारे पास उसने जाके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बना दिया, हालांकि इधर नहीं आते रहते। इसी तरह से और उसने बहुत से एरर्स किए हुए हैं। अब क्या हुआ, आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई। कहते जूनियर अकाउंटेंट इन्फॉर्म्ड यू दैट ही हैज टेकन द डिफरेंसेस of opening and closing balances of each balance sheet item and classified each difference as either operating, financing or investing cash flows। वो तो पढ़ते ही हमें पता चल गया था कि इसने ओपनिंग एंड क्लोजिंग के डिफरेंसेस रिकॉर्ड किए हुए हैं। फिर he further informed that the statement is tied up with the cash balances appearing in the balance sheet। He was ignored the following information। अब उसने काफी सारी इंफॉर्मेशन इग्नोर भी इसमें कर दी। उसके बावजूद जूनियर अकाउंटेंट कितना एक्सपर्ट था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंस कर दिया उसने। अब देखिए क्या क्या उसने इंफॉर्मेशन दी। कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज 480 and 810 respectively during the year, and equipment costing rupees 560 and having a book value of rupees 310 was sold for rupees 440। Provision for doubtful debts was increased by rupees 140। Dividend amounting to rupees 700 was paid during the year। Interest and tax expenses for the year amounting to rupees 378 and rupees 650 respectively। Interest and tax expenses, trade and other payables as at 31st December 2018 including 950 for purchase of land and building। और हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे देनी है। अब अगर आप लोग देखें, उसने अपनी तरफ से बड़ी एक्सपर्टीज दिखाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट को ठीक किया। यही गुर मैं आपको बताता रहता हूँ कि भाई ऊपर चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, नीचे आप लोगों ने उसे ठीक करके देना है। ओके, अच्छा अब देखें, आपने ना 1 बाय 1 चीजों को लेके चलना है। उसने आपसे क्या कहा कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है। इनडायरेक्ट मेथड से क्या मुराद है, प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। प्रॉफिट क्या एडजस्टमेंट्स में कहीं पर बताया, तो प्रॉफिट का पता कहां से चलेगा, रिटेन अर्निंग से। हम लोग जाएंगे रिटेन अर्निंग्स के पास। अब देखें, आप लोग रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाएं।
रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, अब यहां पे मेरे पास आया था कहीं रिटेन अर्निंग्स, ये इंक्रीज इन कितना 1360। ओके। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में ना भाई इंसान या स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं ये इंक्रीज डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, किस तरह से। भाई आपने ना बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करनी है, सुकून से क्वेश्चन को लेके चलना है। भाई इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग मतलब कि आपने ओपनिंग को कंसीडर कर देना है नील, और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1360। ये अकाउंट इस तरह से बना। अब देखो इंक्रीज आ गया 1360 का, जैसा उसने बताया हमने वैसा रिकॉर्ड कर दिया। ऑलराइट भाई, उसने ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बताया हुआ लेकिन इंक्रीज बताया, इंक्रीज इस तरह से रिकॉर्ड करना। इसी तरह से जब वो डिक्रीज की बात करे तो फिर कैरी डाउन को नील कर देना, ओपनिंग वो अमाउंट जाके लिख देना, तो वो उतनी अमाउंट का डिक्रीज नजर आ जाएगा, आपका अकाउंट बिल्कुल सही होगा। उसने सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। अब देखो ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस का पता चल गया, ये बात इसकी बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों ने, हम लोग यहां पर आए, क्या कहा डिविडेंड्स के बारे में। अब देखिए रिटेन अर्निंग में क्या चीज आती रहती है, डिविडेंड। कहते हैं डिविडेंड अमाउंटिंग टू ₹700 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा 700 जाके ना लिख देना रिटेन अर्निंग्स में, क्योंकि ये तो वो है जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है। तो जैसे ही मैंने उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखा, आपने बहुत ज्यादा एक्टिव होके बैठना है और सोचना है कि ये चीज, अक्सर बच्चे पता नहीं क्या करते हैं कि अगर सपोज यहां तक पहुंच भी गए तो यहाँ पे 700 लिख देते हैं, जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास डिविडेंड पेएबल आ रहा है, और वो डिविडेंड पेड की अमाउंट थी, डिविडेंड डिक्लेयर्ड नहीं था, जबकि यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर्ड आता रहता है। तो आप लोग यहां पर आएंगे, डिविडेंड का अकाउंट बनाएं। अच्छा, क्या इंक्रीज आया, पेएबल है, ओपनिंग कौन सी साइड पे आएगा, नील कर दो, और क्लोजिंग को क्या लिखो 200। ऑलराइट। अच्छा, अब डिविडेंड पेड कौन सी साइड पे आता रहता है, डिविडेंड पेड डेबिट साइड पर, कितना 700। तो भाई डिक्लेयर्ड कितना किया होगा, रिटेन अर्निंग से हमारे पास कितना आया होगा, बेटा यहाँ पे 900 से आएगा डिविडेंड। क्या आपको ये बात समझ आ गई। अब बताएं रिटेन अर्निंग में क्या कोई और चीज आ सकती है, तो और आपके पास क्या होगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा 2260। यहां से आपको प्रॉफिट का पता चला, ये बात क्लियर। अच्छा, अब आपने जरूर ये नहीं कि यही जाके लिख देना है, अब आप देखो कहीं पे कोई टैक्स तो नहीं। अब टैक्स के बारे में कहीं पे उसने आपको बताया, हाँ जी, डिक्रीज इन टैक्स पेएबल, यहां पर आएंगे टैक्स पेएबल है तो ब्रॉड डाउन एंड, अच्छा क्या कहते हैं, डिक्रीज इन टैक्स पेएबल, कैरी डाउन को नील कर दो और 60 यहां पे लिख दो। अब देखो डिक्रीज नहीं हो गया टैक्स पेएबल में। अच्छा, अब टैक्स के बारे में देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दी। देखें डिविडेंड को हम लोग कर चुके वहां पे रिकॉर्ड, तो ये 700 डिविडेंड पेड, ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एज इट इज जा सकता था, 700 आप लेके जा सकते थे इसको। ये देखो डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब इसी तरह से अब देखते हैं टैक्स के बारे में कहीं पे कोई बात की उसने, हाँ जी, इन टैक्स एक्सपेंस। देखें कितना है टैक्स एक्सपेंस हमारे पास 650। तो ये टैक्स एक्सपेंस है, तो ये यहां पे आ रहा है इनकम स्टेटमेंट, कितना, तो भाई मैंने पे कितना किया होगा। अब देखें मुझे पता चल गया, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 2260, इसमें 650 एक्सपेंस चार्ज हो चुका है, तो बेटा ये वाला टैक्स एक्सपेंस आपने ऐड कर देना है। तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा 2260 प्लस 650 इज इक्वल टू
2910। ओके, ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा और यहां से आपके क्वेश्चन का स्टार्ट हो जाना है 2910। ऑलराइट, और टैक्स पेड उसका भी तो हमें पता चल गया कितना 710। और ये 710 कहां पे जाएगा टैक्स पेड? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप लोगों ने 710 जाके रिकॉर्ड कर। ऑलराइट, क्लियर है ये बात? जहां पे टी अकाउंट में चले गए ना आप लोग, समझ लो कि आपका क्वेश्चन ठीक हो गया, ये एडजस्टमेंट ठीक हो गई आपकी। अदरवाइज प्लस करूं, माइनस करूं, इंक्रीज है तो क्या करूं, डिक्रीज है तो क्या करूं, एसेट्स में कैसे जाऊं, लायबिलिटीज में कैसे जाऊं, कंफ्यूजन के अलावा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ सिरदर्दी है कि एक मतलब टीचर ने पढ़ाना होता है तो उसके लिए तो कोई मसले वाली बात नहीं है कि एक्रूड को ऐड कर दो, प्रीपेमेंट्स को लेस कर दो, ये वो। लेकिन इसका बेस्ट रूल आप टी अकाउंट बना, फिर आपको कुछ नहीं याद करने की जरूरत क्या ऐड करूं और क्या लेस करूं। जब टी अकाउंट बन गया है ना, आपकी सारी एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक हो। क्लियर है? और आपने ऐसा ही करना है, आपने अपनी एडजस्टमेंट्स को ठीक करना है। इन चीजों में परफेक्शन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं ना, थोड़ी और मैच्योर हो जाते हैं, FR2 पढ़ चुकी होती है, इन चीजों में परफेक्शन आ जाती है। उस टाइम पे ये जो टी अकाउंट्स होते हैं ना, अब हमारे माइंड में बन रहे होते हैं। जब माइंड में बन रहे होते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है ऐड करूं और क्या लेस करूं और क्या बैलेंसिंग वैल्यू है। और वही चीज हम लोग जाके स्टेटमेंट में लिख देते हैं। वो उस टाइम पे आएंगे जब आप में परफेक्शन आ जाएगा। तो अभी आप लोग इन द प्रोसेस हैं, ये वर्क इन प्रोसेस है अभी आप लोगों का, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनी। तो आप लोग वर्क इन प्रोसेस में है, तो उसी लेवल पे रहो, अपने आप को परफेक्शन की तरफ लेकर आओ। अभी आप परफेक्ट नहीं हो तो खाम खा के छक्के नहीं मारने, पहले अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करो और उसके बाद जाके रिस्क लेना ऐसी चीजों का। अदरवाइज इजी वे में रहो, सुकून से क्वेश्चन को जाके सॉल्व करो। ओके, तो खुद को ना कंफ्यूज करने की नहीं जरूरत कि बुक में सोल्यूशन इस तरह से है तो मैंने नहीं, आप अपनी जस्ट वैल्यूज चेक किया करें कि क्या वैल्यूज मैंने ठीक लिखी और क्या ठीक जगह पे मैंने क्लासिफाई किया उसको। आप लोगों ने ये देखना, उसकी वर्किंग को ना देखें कि उसने वर्किंग किस तरह से की हुई है। ओके, अच्छा, अब जैसे ये हम लोगों ने पढ़ लिया तो मुझे पता चला कि यार क्यों ना फिफ्थ में सिर्फ एक इंटरेस्ट रहता है, तो इंटरेस्ट को भी अकाउंट फॉर करता जाऊं। इंटरेस्ट में देखें उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बताया, मेरे माइंड ने उसी टाइम काम किया कि सबसे पहले प्रॉफिट में जाके इसको तो ऐड कर दो, शाबाश। 378 आपने जाके अपने प्रॉफिट में ऐड कर देना है, ये देखो 378। अच्छा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई उसने लास्ट में लिखा हुआ हम पहले क्यों करें। आपको जो एडजस्टमेंट जैसे मिलती जा रही है आप वैसे करते जाओ। हाँ, ये बड़ी प्यारी और अच्छी बात होगी कि आपने लिखा इंटरेस्ट एक्सपेंस और आपको ये मिला आपकी एडजस्टमेंट से। कौन सी एडजस्टमेंट से ये आपको मिला? फिफ्थ। तो बहुत अच्छी बात होगी ये कि आप इधर ना सिर्फ यूं करते हैं, आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा, यार कितना पता है इस चीज इस बंदे को कि भाई ये फिफ्थ एडजस्टमेंट जाके देख लो, वहां से मैंने उठाया है। सपोज कोई अमाउंट मेरे पास आ रही है, मेरे पास वर्किंग से, मैं W1 W2 W3 लिखता जाऊं। अब जैसे टैक्स पेड मैंने यहां पे लिखा ना टैक्स पेड, तो इसके लिए तो मैंने अकाउंट बनाया था, तो अकाउंट की वर्किंग का रेफरेंस है तो भाई जाओ, क्योंकि मैंने टी अकाउंट बनाया हुआ है। जब मैंने टी अकाउंट बनाया हुआ तो मुझे ये शो करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वर्किंग का रेफरेंस है। और आपके तमाम अकाउंट्स वर्किंग 1 वर्किंग 2 वर्किंग 3 जहां पे जाके पुट कर दो, भाई जाओ उसको देख लो। इससे एग्जामिनर के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस इम्पैक्ट का फायदा ये होता है कि इन केस अगर आपसे कोई माइनर सी मिस्टेक हो भी जाए ना, तो वो इस पोजीशन पे बैठा होता है, यार कोई बात नहीं, बच्चा है, मिस्टेक हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको तंग करेंगे ना, तो आप उसको फैसिलिटेट नहीं कर रहे, तो उसने आप में गलतियां ही निकालनी है। और एग्जामिनर इसी पॉइंट से बैठा होता है। एग्जामिनर का सबसे पहला पॉइंट पता है क्या होता है? बच्चे को फेल करना है। कभी भी उसने आपका पेपर इस लिहाज से नहीं चेक करना कि ये मेरे पास पेपर आया है ना और मैंने इसको पास करना है, नहीं करना उसने। वो हमेशा ये सोच के चेक करता है मैंने इसको फेल करना है। अब आगे आपके पेपर ने उसे बताना होता है भाई तुम गलत सोच रहे हो, मुझे पास करो। तो आपका पेपर बोले उसके साथ कि मैं इस काबिल हूं कि तुम मुझे पास करो, उसे मजबूर कर दो
कि वो आपको 50% से ज्यादा मार्क्स दे करता है, अदरवाइज उसने भी ये ठानी हुई है कि उसने आपको फेल करना। और अगर आपने भी ऐसे ही सोचा हुआ है तो फिर तो काम ही खराब हो जाना है। तो वहां पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट अपने पेपर के थ्रू कर रहे हैं, तो आपका पेपर इस काबिल होना चाहिए कि आपका एग्जामिनर आपसे हैप्पी हो कि नहीं भाई बच्चा नहीं फेल होने वाला मुझसे, टफ टाइम दे रहा है, तो आपने ऐसा ही करना है। क्लियर? ये छोटी छोटी बातें होती हैं बेटा जिन्होंने आपको कामयाब करा देना है। ये वो बातें हैं जहां पर स्टूडेंट इनको फॉलो ना करे तो फेल हो जाता है। और बाद में हालांकि उस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं, सब कुछ उसे आता होता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना नहीं आया था कि मैंने इन चीजों को रिप्रेजेंट कैसे करना है, वहां पे बच्चा मार खा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखें, इंटरेस्ट की बात की थी हम लोगों ने, और इंटरेस्ट के बारे में यहां से पता चल गया था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना है। ऊपर जाके देखा इंटरेस्ट कहां पे नजर आया, इंटरेस्ट एक्यूर्ड। भाई आप जाएं इंटरेस्ट का अकाउंट बनाएं, इंटरेस्ट अकाउंट, हाँ जी, इंटरेस्ट अकाउंट इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्यूर्ड 50, तो मतलब मैं ब्रॉड डाउन कितना लिखूं, कैरी डाउन, एक्सपेंस कितना आया 378, मैंने पे कितना किया जी 328, और ये अकाउंट क्लोज। अच्छा, वर्किंग में आप ऐसे अकाउंट बना सकते हैं जिस तरह से मैंने बनाया, एज इट इज ऐसे ही, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना है इसके ऊपर, सिंपल सा अकाउंट बनाएं और चले जाएं। फिर 328 कहां पे लिखा जाएगा, ये देखें ये आ गया, ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे पता चल गया कि भाई मैं फोर्थ को एडजस्ट कर चुका, मैं फिफ्थ को एडजस्ट कर चुका, उसके बाद फर्स्ट पे आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज दिस एंड दिस, दोनों को ऐड करें, ऐड करके जाके लिखते हैं या डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, इनको जाके प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे। कितनी अमाउंट बन रही है 1290, ये देखें ये 1290। बेटा आप चाहें आप अलग अलग लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट दोनों अलग अलग लिख लें, या फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिर ब्रैकेट्स में दोनों की वर्किंग बताएं कि इस तरह से आया, और जाके दोनों को लिख दें। ऑलराइट। अच्छा, इसका कहीं और कोई ताल्लुक हमारे नॉन करंट एसेट्स में, तो हम लोग जाएंगे अपने नॉन करंट एसेट्स के पास। साथ देखें, जिस चीज को एक मर्तबा आप पिक कर लेना, उसके रिलेशन पूरे क्वेश्चन में ढूंढने हैं, और जहां जहां पर वो हो वहां वहां एडजस्ट करो कि मुझे ये चीज दोबारा ना पढ़नी पड़े। अब मैं आया नॉन करंट एसेट्स के पास, तो देखें कहां पे नजर आए थे मुझे नॉन, ये देखें लैंड एंड बिल्डिंग अलग से नजर आया, इक्विपमेंट अलग से नजर आया, दोनों के अकाउंट्स अलग से बनाए जा सकते थे। अगर मैं चाहूं यहां पर सिंपल मैं आपसे कह सकता हूं यहाँ पे प्लस कर दें, यहाँ पे माइनस कर दें, आपको कुछ भी नहीं समझ आनी कि सर क्यों प्लस कर रहे हैं और क्यों माइनस कर रहे हैं। तो अब जब जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे लैंड एंड, और यहाँ पे क्या इक्विपमेंट, और देखें लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में उसने आपसे क्या कहा, इंक्रीज आया कितने का 2600। भाई उसने अपनी तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं कैसे लिखा है, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। क्लियर? अब यहां पे हम पहुंचे ब्रॉड डाउन, यहां पर इंक्रीज हो तो ब्रॉड डाउन को नील और कैरी डाउन को 2600। इसी तरह से इक्विपमेंट इंक्रीज है 1550 का, तो इसका ब्रॉड डाउन कैरी डाउन 1550। ऑलराइट, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जी, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन हमारे पास आया 480, इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन, इसके अलावा इससे रेलेवेंट कोई और इंफॉर्मेशन, ये राइट। फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हुआ पड़ा है भाई, ये होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। बाकी लोग घबराएं कि देखें जी 1.5 पेजेस पे एक क्वेश्चन आ गया था,
आपने नहीं घबराना भाई, जितना लेंथी क्वेश्चन होगा ना आपके पास, उतने उसमें से मार्क्स गेन करना सबसे ज्यादा इजी होता है। वो ऐसा क्वेश्चन होता है जो फिर अपना 50 नहीं, कुछ 70 to 75% बहुत आसानी से आपको देता है, बस आपने वो गेन कर लेना है। भाई अपने आप को सबसे पहले सेफ जोन में लेकर जाओ, बाद में जाके रिस्क लो। स्टार्ट में ना रिस्क लेने लग जाना, सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करो, उसके बाद 100 के लिए, सेंचुरी के लिए जाओ, लेकिन पहले 50 कर लो तसल्ली से। ऑल राइट, लेकिन 50 करने के लिए भी मिसबा ना बन जाना कि 50 ही ना हो और मैच खत्म हो गया है, कि पता चले कि 3 घंटे खत्म हो गए और 50 नंबर ही नहीं आए। ऐसे नहीं करना, मैं अपना स्ट्राइक रेट 100 पे रखना। ओके, अच्छा जी, अब यहां पे देखें, कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज दिस। अच्छा देखें, क्या मैं जो इक्विपमेंट का अकाउंट बना रहा हूं क्या कॉस्ट पे बना रहा हूं? WDV के ऊपर। अच्छा, अब ये कॉस्ट का पता चल गया। हैविंग बुक वैल्यू ऑफ रुपीज वाज फॉर, अच्छा यहीं पे मुझे पता चला गया इक्विपमेंट में गए डिस्पोजल। अच्छा, अब ये बात तो थी कंफ्यूजिंग, क्या बच्चा कहीं 560 तो नहीं लिख देता? हालांकि आप तो इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है कि भाई 560 नहीं लिखना, 440 लिखना है। हाँ शाबाश, बुक वैल्यू 310 लिखना है, 440 भी नहीं लिखना। यहाँ 310 आ गया। और यहां से हमें पता चल गया कि भाई इसको तो सिंपली उठाओ और जाकर अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो लिख दो। राइट अब दूसरी बात उसी टाइम ध्यान पे आई, 310 का एसेट 440 पे जा रहा है, 130 का गेन हुआ है, 130 के गेन का रिवर्सल रिकॉर्ड कर दो। प्रॉफिट्स में गए 130, गेन ऑन डिस्पोजल लेस कर दो। और इसके लिए डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये बहुत इजी चीजें थी, सेल प्रोसीड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आके लिख दो, और इसके ऊपर जो गेन या लॉस है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट में जाके, लॉस है तो ऐड कर दो, गेन है तो लेस कर, गेन हुआ 130 का जाके लेस कर दिया। ऑल राइट, अब आ जाओ अपने अकाउंट्स के ऊपर वापसी। फिर मुझे पता चला कि इससे रेलेवेंट और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने इसको जैसे ही क्लोज किया, यहां पर आया बैलेंसिंग वैल्यू और ये 3080, और यहां पर बैलेंसिंग वैल्यू आई 2670। ओके, ये मेरे पास परचेज है, चाहो तो दोनों को अलग अलग लिख दो, दोनों को मर्ज करके लिख दो, कोई भी फर्क नहीं, लेकिन आपने अलग अलग लिखना है। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 3080 माइनस, नहीं क्या, अच्छा ठीक है, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स एज एट 31 दिसंबर 2000 इंक्लूड्स रुपीज फॉर परचेज ऑफ। अच्छा, तो अकाउंट मेरा बिल्कुल ठीक था, अकाउंट में कोई फर्क नहीं जा रहा। हाँ, सिर्फ फर्क क्या है, कहता है कि ये जो 950 है ना, ये परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में गए ना, सिर्फ सिंपल से पता है बात क्या है, एडिशन 3080 की है, लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि इस 3080 में से आप लोगों ने कैश एंड पेएबल्स यहां पे आ जाएगा, और कैश पे 3080 में से 950 माइनस कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 202130। बस ये फर्क आ रहा है। ओके, तो अब जो हम लोगों ने एडिशन रिकॉर्ड कर दिया ना, हमने टोटल 3080 की नहीं करनी, हमने जो कैश पे किया ना, जो कैश का आउटफ्लो हुआ है, हमने सिर्फ वो रिकॉर्ड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2130 एंड 2670, टोटल अमाउंट कितनी हो गई 2130 2670, अलग अलग रिकॉर्ड कर दिया, आउटफ्लो है, नेगेटिव में लिखेंगे। ऑल राइट, अब कोई इशू इसमें? अच्छा, अब मुझे यहां से पता चल गया था कि यार ये 950 उसने कहा था कि परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में, तो ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में देखें उसने आपसे कितना कहा हुआ था,
ट्रेड एंड अदर पेएबल 600, और 600 का क्या कहा था उसने इन। अब इसमें मेरे पास ये शामिल था 950, क्या 950 शामिल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो फिर बेसिकली ना मेरे पास अगर इसको एडजस्ट करूं तो 350 का डिक्रीज है। ओके, 350 का डिक्रीज है मेरे पास। ऑल राइट। अच्छा, उसको समझने के लिए बाद में हम लोग देख लेते हैं। यहां पर देखें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज इंक्रीज्ड बाय ₹140, जबकि यहां पर रिसीवेबल्स का बैलेंस आ गया। इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर, नहीं, इंक्रीज इन नेट ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा, नेट ट्रेड रिसीवेबल्स हैं तो भाई आप लोग वैसे इंक्रीज आया है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेके जा सकते हैं। ओके, लेस ही कर दो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, फिर आपको बैड एंड डाउटफुल डेट रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहो तो आप अपने प्रोविजन के इस एडजस्टमेंट्स को इग्नोर करो, इसके लिए कुछ भी ना करो, ना प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स करो इससे रेलिवेंट। सिंपली जाके आपके पास जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज है आपके रिसीवेबल्स में, वो जाके वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिख दो। आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रेफर क्या है? प्रोविजन अलग से बताओ, प्रॉफिट्स को एडजस्ट करो, क्योंकि प्रॉफिट्स में प्रोविजन गई हुई है तो आपने उसको एडजस्ट करना है। अब यहां पर देखें आपके पास ये बैलेंसेस क्या बन जाएंगे। प्रोविजन क्या कहता है? प्रोविजन के हवाले से इंक्रीज हो गई तो मतलब मेरे पास ओपनिंग नील, क्लोजिंग 140, तो मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट को कितना चार्ज किया? 140 जाके पहले प्रॉफिट में एडजस्ट करो। बताओ प्लस करूं माइनस करूं? प्लस करूं, क्योंकि पहले मैंने उसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया हुआ है। ये बात समझ आ गई यहाँ पर 140 की। अब जहां पर अगर मैंने अपने प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स में प्रोविजंस एंड बैड डेट्स लिख दिए तो फिर ग्रॉस रिसीवेबल्स के दरमियान डिफरेंस, ग्रॉस रिसीवेबल्स के अमाउंट्स के दरमियान डिफरेंस वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाता है। ऑल राइट। अच्छा, अब देखो फिर उसने आपको कहा था कि नेट जो आपके रिसीवेबल्स हैं वो कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 100 के साथ, लेकिन इसके अंदर तो प्रोविजन को ऐड हो जाना चाहिए, तो बेसिकली 100 के साथ नहीं इंक्रीज हो रहे, 100 प्लस जितना प्रोविजन में इंक्रीज है 140, तो आपके जो रिसीवेबल्स के अंदर इंक्रीज आ रहा है वो 240 का आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो इंक्रीज इन रिसीवेबल्स 240 वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेस हो जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में गए और 240 लेस कर दिया। ओके, नेट इंपैक्ट सेम है। यहां पे देखें 240 लेस किया, यहां पर देखें 140 ऐड किया, तो नेट इंपैक्ट 100 लेस किया। ऐसे ही है ना? यही बात मैंने आपको स्टार्ट में कह दी थी कि यही 100 जाके आप लेस कर दो, तो फिर प्रोविजन ना रिकॉर्ड करो। ऑल राइट, ऑल राइट, गुड। अच्छा, कभी भी क्वेश्चन में इस किस्म का इश्यू आ जाए कि आपको कुछ भी नहीं समझ आ रही, आप बैड डेट प्रोविजन को इग्नोर कर देना, नेट रिसीवेबल्स के दरमियान जो भी डिफरेंस है वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिख देना, नोट के तौर पे चले जाना, और नोट में जाकर उसे बता देना कि the difference between net receivable balance is accounted in working capital changes, so provision and bad debts are ignored in adjustments in profits। आपका सारा क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर यह नहीं बताया हुआ होता कि आपने प्रोविजन को एडजस्ट करना है या नहीं। तो आपने इसके हवाले से जैसे ये 100 जाके लिखो ना कि इंक्रीज इन रिसीवेबल्स 100 स्टार बनाओ, स्टार के फौरन बाद उसको बताओ कि भाई या नोट 1, और वर्किंग में जाके नोट 1 और उसे बता दो कि भाई मैंने प्रोविजन ऊपर रिकॉर्ड नहीं की हुई, मैंने बैड डेट नहीं रिकॉर्ड की है, मैंने वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आके नेट रिसीवेबल्स के दरमियान डिफरेंस रिकॉर्ड कर दिया है। क्वेश्चन सारा ठीक है।
बैड डेट की एडजस्टमेंट को टोटली इग्नोर करते कि कितना बैड डेट आया, कितनी प्रोविजन आई, कुछ नहीं रिकॉर्ड, एक भी नंबर नहीं काटने वाला। क्यों? क्योंकि आपने नोट दे दिया है। अगर आपने नोट ना दिया अब वो काट लेगा। क्लियर? तो आपने उसको नोट जरूर बताना है। नेट रिसीवेबल्स का डिफरेंस ही लिखो, वर्किंग नहीं, नोट वन। और नोट वन फिर नोट जरा हाईलाइटेड हो, वहां पे ये स्टेटमेंट लिख लेना। क्लियर? फुल मार्क्स मिलेंगे तुम लोगों को। और यही वो एडजस्टमेंट थी जो आपको बार बार तंग करती है, और इसी के लिए आपने गूगली खेल जानी है। मतलब ऐसा होता है ना कि फास्ट बॉलर आ रहा हो ना, तो फास्ट बॉलिंग के एक्शन से वो बिल्कुल स्पिन करवा देता है, तो आपने बिल्कुल वैसे ही करने हैं। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट देखें। प्रोविजन एडजस्ट हो गई, यहाँ कि आपको समझ आ चुकी है। ऐसे ही है ना, ये उस वक्त है जब आपको कुछ भी ना पता चल रहा हो, नेट रिसीवेबल्स पे चले जाना और उनका डिफरेंस जाके देख लेना जो उसने बैलेंस शीट में आपको बताया। और फिर पता चले बाद में बैड डेट प्रॉफिट में ऐड हुए पड़े हैं, फिर ये बेवकूफी नहीं करनी। अच्छा जी, फिर देखो नेक्स्ट, ट्रेड एंड अदर पेबल्स के लिए 950 फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो बेटा यहां पर जब आप लोग गए, देखो ये चीज एडजस्ट हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह ये हम लोगों ने कर लिया, इक्विपमेंट कर लिया। डिक्रीज इन इन्वेंट्री कोई और बात नहीं थी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में डिक्रीज है तो जाके ऐड कर देंगे। ये 400 तो आप एज इट इज जाके लिख दो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, ये 400 आपके पास आ गया। फिर अगर आप लोग देखें, अब देखिए जब एडजस्टमेंट खत्म हो जाए तो बैलेंस शीट को एक सिरे से पकड़ना है और उसको कंप्लीट करना शुरू कर देना है। अब बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने किया, यहां से आगे चले। अब ये इन्वेंट्री भी आ गई हमारे पास, हम लोग डिक्रीज इन टैक्स पेएबल ये रिकॉर्ड कर चुके हैं। शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम इंक्रीज आया 2350 को, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ये हमारे पास इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल है। और ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2350 के तौर पर जाके रिकॉर्ड कर दोगे। लॉन्ग टर्म लोन हमने वापसी कर दिया 1000, ये कैश आउटफ्लो के तौर पर रिकॉर्ड कर दोगे। ये दोनों चीजें कौन सी एक्टिविटी में का पार्ट बनेगी हमारी? तो फाइनेंसिंग में जाके एज इट इज रिकॉर्ड करो इसको। उसके बाद अगर आप लोग देखें पेएबल्स की बात कर रहे हैं, तो पेएबल्स में बेसिकली कहते हैं इंक्रीज हो गया है 600 का, लेकिन इसमें 950 शामिल है। तो 950 अगर माइनस करूं तो ये देखो 600 में से अगर मैं निकाल दूं 950, तो बैलेंस जो मेरे पास आ रहा है ना वो नेगेटिव में आ रहा है, तो मतलब डिक्रीज हुआ है 350 का। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल बेसिकली लेस हो जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, लायबिलिटी में डिक्रीज लेस हो जाता है। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ये देखें ये लेस हो गया हमारे पास। फिर क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया है, यही ओपनिंग क्लोजिंग एज इट इज जाके आप लोगों ने लिख दिए हैं और आपके क्वेश्चन कंप्लीट। ये देखें ये आपके ओपनिंग क्लोजिंग, और क्वेश्चन में कोई ऐसा भी इशू नहीं है। आई होप कि आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 30 बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और इससे रेलिवेंट अगर इन केस आपके फ्यूचर में कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इजीली उसको हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। एम आई राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।